बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कहते कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह दें कि कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफर करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफर है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब जुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अब जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज और शेरशाह को भी अगवा कर दिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा भांजा शारेज जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको खराब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और जख्म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निजाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है।
26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफी में ये बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम हैं। अब ट्वीट का दूसरा हिस्सा इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाजत मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस और अमनो अमान और दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहां हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमजोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहां के मसाइल मकामी नुमाइंदों से बातचीत से ही हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशन को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया गया, इस पर मैं शर्मिंदा हूं। वो हमारे मुसलमान भाई यहां पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायात और इंसानियत के खिलाफ है। फैसलाबाद की अदालत की जानिब से एक और झूठे केस में हमारे 75 मेंबरान और कारकुनान को दी गई सजाएं इस जुल्म के निजाम को मजीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना है। जब हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्जामात पर दी गई सजाओं के जरिए खाली कराई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सजाओं को जायज तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास ले आए। हमाद अजहर का हल्का मियाँ अजहर की वफात के बाद खाली हुआ है। इस सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो जुल्म और फस्तायत इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, उसके खिलाफ पेशावर में एक ग्रैंड जरगा किया जाए, जिसकी तारीख का ऐलान पार्टी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है और सैकड़ों कीमती जानों के नुकसान के साथ लाखों अफराद मुतासिर हुए। मैंने इसी माहौलियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए बिलियन ट्री जैसे मंसूबे शुरू किए थे। इस तरह के मंसूबे ही हमारा माहौल बचा सकते हैं, वरना हम हर साल तबाही ही देखेंगे। ये इमरान खान साहब ने जेल के अंदर गुफ्तगू की है। तो नाजरीन, ये तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुझे इत्तला ये मिली है कि इमरान खान साहब ने इससे भी ज्यादा सख्त बातें की हैं और जिन लोगों की मौजूदगी में बातें की हैं वो कंफर्म भी कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली वो बात नहीं की, के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इन्होंने इल्जामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्जामात लगाए और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की। तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी, लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीजें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मजीद फरोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फौज का। जब फौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फौज के साथ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त खत्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर दिया और वही जालिम रजीम अवाम के ऊपर मुसल्लत रखा जिसने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की माशी हालत आपके सामने है, तबाही और बर्बादी फेरी हुई है। इन्होंने मईशत की, अवाम का एक दिन भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। ये जर्नैल उन जालिमों के साथ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान में आईपीपीज के घटिया मंसूबे लगाए थे। आईपीपीज पे मैं वीलॉग करने वाला हूं, 1-2 दिन का मेरा काम रह गया है। डिटेल रिसर्च के बाद आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया है और एक ऐसा वीलॉग करूंगा कि आपको बहुत सारे वो सवालात जो आपके दिमाग में है उन सब के जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे।
सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठे और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचे। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वुज़रा हैं वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यानी आप अंदाजा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, यानी 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को, 40 साल तो हो गए इनको, इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वुज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक मनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले, तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह जबरदस्ती जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से खत्म किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद 2 रास्ते हैं, या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निजाम को चलने दें, या वो निजाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ लें, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने जाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फायदा चंद लोगों का पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फिजा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से अपना जवाब अमेरिका को भिजवा दिया, और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अजाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी खत्म की जाए, ईरान चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, लेकिन ईरान के कंट्रोल के जरिए खुले। एक नए मुजव्वज़ा जो तरीकाकार है ईरान ने बनाया हुआ है, एक नए सिस्टम के तहत आबने हुर्मुज़ काम करे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा आबने हुर्मुज़ को। ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा लग गया है। वो इस असासे को, ये सोने की चिड़िया है और यहां से ईरान दबोच सकता है बड़े बड़े मुमालिक को। तो ईरान, अब मुझे नहीं लगता कि यानी कुब्बे को लात पड़ी है और उसका कुब निकल गया, ये वाली सूरत हाल हुई ईरान के साथ। ईरान अब अपने हुर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा। ये बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, पूरी दुनिया से आवाजें आ रही हैं। अगर छोड़ देगा तो किन शराइत के तहत छोड़ेगा, ये एक बड़ी तवज्जो तलब बात है। पता नहीं कितना बड़ा कुछ ईरान को ऑफर किया जाए तो वो छोड़ दे। फिर यूरेनियम के मामले के ऊपर ईरान कुछ और कहता है, अमेरिका कुछ और कहता है। एक तीसरे मुल्क की बात की गई, ठीक है यूरेनियम वहां रख देते हैं, लेकिन अगर टॉक्स फेल हो गई तो हम अपनी यूरेनियम वापस ले जाएंगे। अमेरिका उसके ऊपर भी नहीं मानता। फिर अमेरिका ने 20 साल की ऑफर की, ईरान जो है वो कम सालों की बात करता है। तो यहां एक दोनों के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने एक पोस्ट करते हुए एक मुख्तसर पैगाम दिया कि ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब मैंने पढ़ा है, जो उन्होंने लिखा ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। और फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसके बाद का जो मजीद ट्वीट्स किए, जो मजीद स्टेटमेंट दिए, वो बड़े सख्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर वीकेंड पे सुलह की बात करता है और जब वीकेंड खत्म होने वाला होता है तो जंग की बात करता है। एकदम कीमतें नीचे जाती हैं, एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं, और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मीडिया बाज़ ये इल्जामात लगवाता है कि वो अपने साथियों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए भी इस किस्म के बयानात देते हैं। इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे सरमायाकार हैं मिडिल ईस्ट में जो कार्रवाइयां डाल रहे हैं और उन्हें पहले से अंदाजा होता है कि अब सिचुएशन किधर जाएगी, वो उस हिसाब से अपनी खरीदारी और बाद में सेल करते हैं, और इसमें वो अरबों डॉलर बना रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि मैं जंग खत्म कर दूंगा, फिर एकदम सूरत हाल बदलती है, वो कहते जी अब दोबारा जंग लगा दूंगा। अब नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर राब्ता किया। उस पर नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब इस्राएली वज़ीर आज़म ये कहता है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ईरान के पास जो मौजूदा यूरेनियम है
اس کا ذخیرہ جب چاہیں ہم چھین سکتے ہیں. یہ امریکی صحافی ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے بات کی. ایک پروگرام ہے دا نیشنل ڈیسک, اس میں گفتگو کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی بھی مرحلے پر ایسا کر سکتے ہیں جب چاہیں. امریکی فوج کے ذریعے سے اس مواد کی نگرانی ہم کر رہے ہیں, اور اگر کسی نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اور ہم اسے نشانہ بنائیں گے. ہم یورینیم کو اٹھا بھی سکتے ہیں, لا بھی سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. یعنی اپنے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے یورینیم ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, امریکہ کو پتہ ہے, امریکہ کسی کو اس کے پاس نہیں جانے دے رہا, اگر کوئی جائے گا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا, اور یورینیم کو امریکن جب چاہیں اٹھا کر وہاں سے لا سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کا ایک دعویٰ کیا. اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اسرائیل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے رابطہ کیا اور بعد میں بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی, یورینیم کو ہم ہر حال میں قبضے میں لیں گے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں مل رہی, بہت بری طرح پھنس گیا ہے. امریکہ میں اس کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں. مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بدترین شکست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر یہی صورتحال چلتی رہی اور مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا تو یہ ایک ایسا امریکی صدر ہوگا جس کو مواخذے کی صورت میں امریکی وائٹ ہاؤس سے نکلنا پڑے گا. اور اگر یہ وہاں سے نکلتا ہے تو جے ڈی وینس آ جائے گا. بہت سارے لوگ جے ڈی وینس کو آنے والے صدر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک قاتلانہ حملہ پہلے ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوا, گو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں لا سکا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت ساری خبریں امریکہ میں گردش کرتی رہتی ہیں, ان کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی تو ایپسٹین فائل کا مسئلہ ہے, امریکہ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مسئلہ ہے, اور اس جنگ کے اندر امریکہ کی جو درگت بنی ہے اس کا مسئلہ ہے. دیکھیں امریکہ میں ایک آرٹیکل آیا ہے اور یہ دا اٹلانٹک کے اندر رابرٹ کیگن, یہ ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں امریکہ میں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی کارروائیوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا. جن لوگوں کو پتا ہے شطرنج کی گیم کا, مجھے کوئی زیادہ نہیں پتا اس کا, لیکن چیک میٹ یہ ہے کہ وہاں سے آگے شکست ہے, وہ بہت مشکل ہوتی ہے وہاں سے نکلنا. تو ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے اور امریکہ کو لگ بھگ شکست ہو چکی ہے, اور اس شکست کے ایسے دیر پا نتائج برآمد ہوں گے جو ماضی میں امریکہ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان سے بالکل مختلف ہوں گے. وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں دا اٹلانٹک کے اندر کہ امریکہ یہ جنگ کیسے ہارا, ایران سے جنگ کیسے ہارا. رابرٹ کیگن نے جو آرٹیکل لکھا اس کا تھوڑا سا اردو ترجمہ میں نے نکالا آپ کے لیے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ واشنگٹن اس وقت ایران کے ہاتھوں چیک میٹ ہو چکا ہے. امریکہ نے فوجی دباؤ اور پابندیوں کا جو حربہ استعمال کیا تھا وہ ایران کے سیاسی عزائم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو ایک ایسے باغی سپر پاور میں بدل دیا ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے عالمی نظام کو تباہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی حکمت عملی میں کسی طویل مدتی منصوبے کا فقدان ہے, وہ محض وقتی طور پہ صورتحال کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے لکھا کہ ایک نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ناقابل اعتبار پارٹنر ہے. مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر رسوخ کم ہو رہا ہے. یعنی پہلے لوگ بھروسہ کرتے تھے کہ امریکہ ساتھ ہے تو ہم بچ جائیں گے, اب لوگ بھروسہ نہیں کر رہے اور امریکہ کے ساتھ ویسے نہیں کھڑے, اور اب یہ خطہ بڑی عالمی طاقتوں روس اور چین کے لیے ایک کھلا میدان بنتا چلا جا رہا ہے. پھر جنگ کے نتائج کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے اہداف جو مقرر کیے گئے تھے جیسے کہ جوہری پروگرام کا خاتمہ یا حکومت کی تبدیلی, یہ اب ناممکن ہو چکا ہے. ایران نے اپنی بقا کی صلاحیت ثابت کر دی ہے جس سے خطے میں جو ایک اسٹریٹجک توازن ہے وہ ایران کے حق میں جھک گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عالمی نظام کا خاتمہ ہو رہا ہے. اس نے خبردار کیا کہ گزشتہ 80 سالوں سے قائم امریکی قیادت والا لبرل عالمی نظام اب ختم ہو رہا ہے اور دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جو زیادہ غیر مستحکم اور خطرناک ہوگا. رابرٹ کیگن کا جو یہ آرٹیکل ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا جو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں دنیا میں جو ایک عالمی نظام چل رہا تھا وہ ابھی شدید خطرے میں ہے, اور امریکہ